कभी गांव लौटा ही नहीं। उस दिन से लेकर आज तक रमा गांव में कड़ी चावल बेचकर अपनी बेटियों संग रहती है और खुद ही मेहनत मशक्कत करके उन्हें पाल पोस रही है। त्रिशा, अवनी, चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने तुम दोनों के टिफिन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें डाली और पैक कर दिया है। आज टिफिन पूरा खत्म करके ही आना, ठीक है अवनी बिटिया? हाँ माँ, मैं पूरा टिफिन खत्म करके आऊंगी। माँ, हमें तो हर संडे को छुट्टी मिलती है, तो आपको क्यों नहीं छुट्टी मिलती? आप दिन रात कड़ी चावल बेचते रहते हो। अरे मेरी फूल सी बच्चियों, मेरी गुड़िया रानी हो, मैं दिन रात इसीलिए मेहनत करती हूँ कि तुम दोनों पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन सको, और फिर तुम दोनों के अफसर बनने के बाद मेरी कड़ी चावल बेचने से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी है ना? हाँ माँ, हम दोनों आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे और आपको बस आराम करने देंगे। हाँ, त्रिशा दीदी सही कह रही है माँ। जाओ जाओ, पहले स्कूल जाकर पढ़ाई करो, बोल वचन कहीं की। रमा के पास एक ऑटो रिक्शा होता है। वो उसी ऑटो रिक्शा में कड़ी चावल बनाकर कंटेनर में पैक करके ले जाती है और अपनी बेटियों को स्कूल छोड़कर सीधे चौक पर जाती है और दिन भर कड़ी चावल बेचती रहती है। कड़ी चावल, कड़ी चावल, स्वादिष्ट और मजेदार कड़ी चावल, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। कड़ी चावल, कड़ी चावल, पकौड़े वाली कड़ी, सादी कड़ी, मसाले वाली कड़ी, दही कड़ी, हर एक प्रकार की कड़ी मिलेगी सिर्फ यहाँ, और कहाँ? स्वाद में मस्त और दाम में जबरदस्त कड़ी चावल, कड़ी चावल। लोग बड़े चाव से रमा के हाथ की कड़ी चावल खाते हैं और उसके ऑटो रिक्शा के पास ढेर सारे ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। वाह वाह, क्या खुशबू है इस कड़ी चावल की, बचपन याद आ गया। भाई मुझे 2 प्लेट कड़ी चावल दे दो रामा बहन जी। जी भाई साहब, मैं अभी देती हूँ। अरे वाह रमा बहन, तुम्हारे हाथ के कड़ी चावल तो एकदम लाजवाब है। आज के जमाने में ऐसे असली और देसी स्वाद वाले कड़ी चावल मिलना मतलब रेगिस्तान में से पानी मिलने के बराबर है। धन्यवाद बहन जी। ये लीजिए, ये पकौड़े वाली कड़ी और जीरा वाले चावल आपके लिए, और ये रहा आपका पार्सल। धन्यवाद रमा बहन, ये लो तुम्हारे पैसे। रामा बहन जी, मैं आपके यहाँ कड़ी चावल का ऑर्डर देने आया हूँ। कल मंदिर में हवन रखा जाने वाला है और उसमें 200 से 300 लोगों के लिए कड़ी चावल का बंदोबस्त करना है। तो आप बताइए, आप खाना यहीं से बनाएंगी या फिर मंदिर में आकर बनाएंगी? मैं मंदिर में आकर बनाऊंगी। भगवान के भक्तों को मिलने वाला प्रसाद तो स्वयं भगवान के घर यानी मंदिर में ही बनाना चाहिए ना? चलो ठीक है फिर, तय रहा। अच्छा, ये लीजिए, ये एडवांस के पैसे रख लीजिए, मुखिया जी ने दिए हैं। धन्यवाद भाई साहब, मुझे इतना नेक काम करने का अवसर देने के लिए। रमा के जीवन में अब बस काम और बेटियों की परवरिश की अहमियत थी। एक दिन जब करवा चौथ आता है, तभी रमा को अपने पति की याद आती है। शैलेश जी, आप न जाने कहाँ चले गए। पैसा आने के बाद आपने मुझे और अपनी बच्चियों के बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं आपके दिए दर्द के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। गांव में वसंत लाल कहकर एक गरीब ऑटो ड्राइवर होता है। एक दिन उसकी ऑटो खराब हो जाती है और वो बंद पड़ जाती है, जिसे ठीक कराना अब नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए वो बहुत परेशान हो जाता है। मधु, अब मैं क्या करूंगा? मेरी ऑटो रिक्शा बंद पड़ चुकी है। अब उसे मैं ठीक भी नहीं करा सकता। अब वो किसी काम की नहीं रही। अरे आप चिंता मत कीजिए जी, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। न जाने क्या होगा अब। वसंत जी, मेरे पास एक सुझाव है। भले ये सुझाव एक गलत काम करने के लिए है, लेकिन अब इस वक्त हमारे पास और कोई भी दूसरा पर्याय नहीं है। कहो मधु, क्या है वो सुझाव? वो दूसरी गली की रमा है ना, अरे वही जो नुक्कड़ पर अपनी ऑटो रिक्शा लगाकर कड़ी चावल बेचती है। अच्छा हाँ। हाँ, हम उसकी ऑटो रिक्शा चुरा लेंगे और उस ऑटो रिक्शा को पेंट करके एकदम नया और अलग बना लेंगे, जिससे कोई पता नहीं कर पाएगा कि वो उसी की ऑटो रिक्शा है। वो खुद भी नहीं पहचान पाएगी अपनी ऑटो रिक्शा। अरे वाह मधु, क्या दिमाग चलाया है तुमने। मैं और तुम, हम दोनों आज रात को जाकर ही उसकी ऑटो रिक्शा चुरा लेंगे।
मधु और वसंतलाल दोनों मियाँ बीवी बेचारी रमा की ऑटो रिक्शा चुरा लेते हैं और उसे पेंट करके और उसकी नंबर प्लेट बदलकर उसे एकदम नया एवं अलग बना देते हैं। जिसके बाद वसंतलाल खुशी खुशी उस ऑटो रिक्शा को चलाकर अपना काम फिर से शुरू करता है और पैसे कमाने लगता है। वहीं रमा के लिए ऑटो रिक्शा के यूं अचानक गायब हो जाने से कई सारी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। हे भगवान, अब ऑटो रिक्शा के बिना मैं कड़ी चावल कैसे बेचूंगी? वो ऑटो रिक्शा मुझे मेरे पापा ने दी थी। ठेले आज के ज़माने में बहुत महंगे हो गए हैं। अवनी और त्रिशा के स्कूल की फीस और घर के किराया भी चुकाना है मुझे। 2 दिनों के अंदर अगर मैंने बचाए हुए पैसे खर्च कर दिए तो मैं अवनी और त्रिशा के स्कूल की फीस और घर का किराया नहीं भर पाऊंगी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। रमा को ना चाहते हुए भी अब सड़क पर ही कड़ी चावल लेकर बैठना पड़ता है, लेकिन बारिश के दिनों के कारण रमा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली थी। अरे नहीं, ये अचानक से बारिश कैसे आ गई? अब मैं क्या करूं? अचानक से तेज धुआंधार बारिश आ जाती है और रमा का सारा कड़ी चावल खराब हो जाता है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता है। रमा बहुत परेशान हो जाती है। माँ, मुझे लगता है आपको पुलिस अंकल को जाकर बताना चाहिए कि आपकी ऑटो रिक्शा गायब हो गई है। मेरा मतलब चोरी हुई है। उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, वरना हमें ऑटो रिक्शा कभी वापस नहीं मिलेगी। त्रिशा बेटिया शायद तो सही कह रही है। मैं पहले सोच रही थी कि पुलिस थाने जाऊं, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ऑटो रिक्शा चोरी होने का केस तो पुलिस वाले गंभीरता से लेंगे या नहीं। रमा पुलिस स्टेशन जाकर अपनी ऑटो रिक्शा के चोरी होने की केस को दर्ज करती है और पुलिस जब गांव के सारे ऑटो रिक्शा बेचने वालों से पूछताछ करते हैं तब उन्हें एक आदमी के पास रमा के ऑटो रिक्शा का नंबर प्लेट मिलता है और वो आदमी उन्हें वसंतलाल का पता देता है और वक्त रहते ही पुलिस वसंतलाल को ऑटो रिक्शा चोरी करने के कारण गिरफ्तार कर लेती है। मधु बहन, आप तो मुझे जानती हो ना, आपको तो पता है ना कि मैं एक अकेली औरत हूँ और मुझ पर मेरी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी है। उसके बावजूद भी आपने अपने पति को मेरी ऑटो रिक्शा चुराने का सुझाव दिया। छी, इतना भी कोई कैसे गिर सकता है लालच में? लेकिन रमा बहन, बस मधु बहन, बस। अब मुझे ना तो आपकी सुननी है और ना ही आपके चोर पति की। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों मियाँ बीवी को और खूब सारा डिशम डिशम करना, इनकी अच्छे से पिटाई करना पुलिस अंकल। मधु और वसंतलाल को जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया जाता है और रमा फिर से अपनी ऑटो रिक्शा में कड़ी चावल बेचने लगती है और खूब सारे पैसे कमाने लगती है। वो दिन रात मेहनत करके अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर खूब आगे ले जाती है। बड़े होने के बाद त्रिशा एक डॉक्टर बनती है, वहीं अवनी एक IPS ऑफिसर और दोनों बेटियां अपनी माँ का नाम रोशन करती हैं। हसनपुर कहकर एक गांव में मंजरी अपनी बेटी 20 साल की ईशानी और 14 साल के बेटे सागर के साथ रहती थी। सागर स्कूल में पढ़ता था, वहीं ईशानी कॉलेज में। मंजरी गांव के स्टेशन के पास ठेले पर पूरी सब्जी बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। उसकी बेटी ईशानी कॉलेज से आने के बाद ठेले पर उसका हाथ बटाने आ जाती थी। अरे आ गई तू, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मत आया कर। ईशानी बिटिया, तू कॉलेज में पढ़कर थक जाती होगी, सुबह की निकलती है तू। हाँ, तू जा, घर जाकर आराम कर, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी घर। मुझे तो आपकी मदद करनी है, उसके लिए ही तो मैं यहाँ पर आई हूँ ना, और आप मुझे मना नहीं कर सकती। चलिए, मैं आटा गूंद देती हूँ, आप गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल दो। तू ना कभी मेरी बात नहीं मानेगी, सच में। क्या करूँ, जिद्दी और मेहनती हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। दरअसल मंजरी के पति सुभाष ने उसे जब सागर पेट में था तभी छोड़ दिया था और एक दूसरी औरत से शादी कर ली थी जिसका नाम यामिनी था। सुभाष और यामिनी अब उसी गांव में एक साथ रहते थे और अब सुभाष की एक बड़ी कपड़ों की दुकान भी थी। सुभाष के जाने के बाद मंजरी बहुत अकेली पड़ चुकी थी, लेकिन उसके आंसू ही उसकी हिम्मत बने और उसने हर एक मुश्किल को मात देकर पूरी सब्जी बेचकर अपने बच्चों को बड़ा किया। मंजरी का पूरी सब्जी ठेला कभी कभी तो बहुत अच्छा चलता था, तो कभी कभी हद से ज्यादा बुरी हालत में। गर्मी आ गई थी और तपती तेज गर्मी में ग्राहक आना भी बहुत कम हो चुके थे, इसीलिए जितने पैसे मंजरी रोजाना कमाती थी उससे भी कम कमाने लगी थी। हे भगवान, अगर ऐसे ही रोज मेरी इतनी कम कमाई होती रही तो मैं क्या करूंगी। अगले दिन तो मंजरी की चप्पल ही टूट जाती है।
और उसके पास चप्पल को टाँके लगवाने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिस कारण वो दिन भर उस गर्म तवे समान तपती सड़क पर नंगे पैर खड़ी होकर पूरी सब्जी बेचती है। लेकिन उस दिन भी उसकी इतनी कमाई नहीं होती। शाम में जब वो घर आ जाती है तभी उसकी बेटी ईशानी उसके छिले हुए पैर देख घबरा जाती है। हे भगवान, माँ, ये आपके पैरों को क्या हो गया? कहीं आप नंगे पैर? ये क्या, आपकी चप्पल तो टूट चुकी है। इसका मतलब आप दिन भर नंगे पैर ही खड़ी थी। क्या करती हो माँ अभी? आप मेरी चप्पल पहन लेती। हाँ, और फिर तू क्या पहनती? हाँ चल, ज्यादा चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। सागर, वो फर्स्ट एड बॉक्स देना। ये लो दीदी। माँ, कल से मैं भी आपके ठेले पर आपकी मदद करने आया करूँगा, ठीक है? चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर, बड़ा आया, मैं भी मदद करने आऊंगा। हाँ। ईशानी मंजरी के पैर पर ऑइंटमेंट लगा देती है, जिससे मंजरी को काफी हद तक राहत मिलती है। दिन गुजरते जाते हैं और मंजरी की कमाई में कोई सुधार नहीं आता। किराया ना भरने के कारण उसके घर मालिक उसके घर की बत्ती काट देते हैं और बेचारे मंजरी, ईशानी और सागर अंधेरे और गर्मी में ही रहने लगते हैं। माँ, अगले महीने में तो स्कूल की फीस भी भरनी है, वरना फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं देंगे। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारी खुशियों पर। तुम दोनों चिंता मत करो, मुझे माफ कर दो बच्चों। मेरे कारण तुम दोनों को इतनी मुश्किलें सहनी पड़ रही हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कल की कल ये बत्ती वापस ला कर रहूंगी। और सागर, तू भी बेफिक्र होकर पढ़ाई कर, मैं हूं ना, मैं तेरी फीस भर दूंगी। हाँ। अगले दिन मंजरी अपने बच्चों को बिना बताए ही अपने पास पड़े कुछ गहनों को बेचने निकल पड़ती है। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ईशानी और सागर को पता चले कि मैंने गहने बेचे हैं तो वो दोनों मुझे बहुत चिल्लाएंगे, कहेंगे कि क्यों इतना बलिदान करती हो आप हमारे लिए। लेकिन उन दोनों को क्या पता कि उन दोनों के चेहरे की मुस्कान ही तो मेरे जीने का सहारा है। एक माँ अपने बच्चों की खुशी और उनकी सलामती के लिए कुछ भी कर सकती है, फिर ये गहने तो कुछ भी नहीं है। मंजरी गहने बेचकर किराए के पैसे भरती है और सागर की स्कूल की फीस भी दे देती है। एक दिन मंजरी को एक शादी में पूरी सब्जी बनाने का ऑर्डर मिल जाता है, जहां ईशानी भी उसके साथ जाती है। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो शादी उसके देवर यानी उसके पति सुभाष के छोटे भाई कुमार की है। वहां पर मंजरी की सौतन यामिनी आती है और वो उसे ताना मारते हुए कहती है, अयो बेवकूफ, 2 कौड़ी की पूरी सब्जी वाले, जल्दी जल्दी हाथ चला। हाँ? आज मेरे देवर की शादी है, समझे तू? और ठीक से पूरियां तल, एकदम फूलनी चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है मेम साहब। माँ, आपने उस औरत की बातें क्यों सुन ली? मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसे इस खौलते तेल की कढ़ाई में फेंक कर फ्राई कर दूं। इडियट, नॉनसेंस कहीं की। अरे जाने दे ईशानी, उनके कर्म उनके पास, हमारे कर्म हमारे पास, और हमें बस अपने कर्म करते जाने हैं, उनके फल की चिंता नहीं करनी है। अच्छा और बुरा सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही है। उस शादी में पूरी सब्जी बनाना मंजरी के लिए बहुत मुश्किल था। हर पल उसे इसी बात की सोचकर घबराहट महसूस हो रही थी कि कहीं उसका और सुभाष का सामना ना हो जाए, क्योंकि उसने सुभाष से बहुत प्यार किया था। लेकिन वक्त जल्दी बीत जाता है और मंजरी और ईशानी अपना काम निपटाकर वहां से चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद मंजरी एक जगह से गुजरते हुए एक बड़ा बोर्ड देखती है, जिस पर किसी कुकिंग कंपटीशन का पोस्टर लगा होता है। मास्टर शेफ मॉम्स कुकिंग कंपटीशन, जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 2 लाख रुपए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। मुझे तो इस प्रतियोगिता में भाग लेना ही चाहिए। जीतूं या ना जीतूं, वो सब तो भगवान भरोसे है, लेकिन ऐसे पूरी सब्जी बनाऊंगी कि खाने वाला 7 जन्मों तक याद रखेगा उसका स्वाद। मंजरी उस कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है और पूरी सब्जी बनाती है। उस साधारण एवं स्वादिष्ट पूरी सब्जी को खाकर बहुत से लोग प्रभावित हो जाते हैं और जजेस बहुत खुश हो जाते हैं और मंजरी उस कंपटीशन को जीत जाती है और मास्टर शेफ मॉम ऑफ द ईयर बनती है। कंग्रेचुलेशंस मंजरी जी, आप बनती हैं मास्टर शेफ मॉम ऑफ द ईयर और इस ट्रॉफी को आपके बच्चे ही आपको देंगे। आफ्टर ऑल ये कंपटीशन सभी माओ के लिए ही तो था। अरे वाह। सागर और ईशानी अपनी माँ को ट्रॉफी देते हैं। मंजरी की आंखें भर आती हैं और वो बहुत खुश थी। पूरा गांव उसके लिए तालियां बजाता है।
इस जीत के बाद मंजरी उन पैसों से एक फूड स्टॉल खरीद लेती है और उसमें ही वो पूरी सब्जी बनाकर बेचने लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ पूरी सब्जी बेचकर इतना सारा नाम कमाऊंगी और एक फूड स्टॉल खोल पाऊंगी, लेकिन भगवान जी ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचा ही दिया। क्योंकि आप इस मुकाम पर होना डिजर्व करती हो माँ। चलिए अब आप फूड स्टॉल के एंट्रेंस पर खड़ी हो जाइए और हाथ में पूरी सब्जी की प्लेट पकड़ रखिए। हम आपके ऑनलाइन पेज का फोटोशूट कर रहे हैं, जिससे लोग आपकी पूरी सब्जी को ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स पर ऑर्डर कर सकते हैं। वाह वाह, थैंक यू बच्चों, मेरा इस सब में इतना साथ देने के लिए। सच में मैंने जिंदगी में बहुत कुछ गवाया जरूर है, पर बहुत कुछ कमाया भी है। बहुत दर्द तो मिला है, लेकिन तुम दोनों जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी भी मिली है। चलो चलो माँ, अभी आप इमोशनल हो जाओ और आपकी आंखों का नल बहना शुरू होए हैं, उससे पहले फोटोशूट कर लेते हैं। हाँ। ईशानी और सागर मंजरी का फोटोशूट करते हैं। मंजरी अपने फूड स्टॉल पर अब 2 आदमी भी काम पर रख लेती है, जो डिलीवरी और बाकी का काम करते हैं, और इस तरह मंजरी अपने पूरी सब्जी फूड स्टॉल के जरिए ढेर सारे पैसे कमाने लगती है और अपने जीवन में बहुत आगे जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।